3 दिनों से आसमान जैसे फट पड़ा था। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद था। लेकिन एक आदमी था जो रोज शाम उसी मूसलाधार बारिश में अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच जाता था। लोग उसे पागल कहते थे क्योंकि उस बारिश में कोई ग्राहक नहीं आता था। फिर भी हर रात दुकान बंद करने से पहले वो 5 गरम पकौड़े अलग रखता और अंधेरे में कहीं गायब हो जाता। कई लोगों ने उसका पीछा किया, लेकिन कोई भी ये नहीं जान पाया कि आखिर वो आखिरी प्लेट किसके लिए होती थी। और जिस दिन इस राज पर से पर्दा उठा, उस दिन पूरे गांव की आंखें नम हो गईं। बिहार के छोटा सा गांव रामपुर, चारों तरफ हरे भरे खेत, बीच से गुजरती कच्ची सड़क और सड़क के किनारे लगे पुरानी नीम और बरगद के पेड़। लेकिन पिछले 3 दिनों से बारिश ने पूरे गांव की रफ्तार रोक दी थी। खेत पानी से भर चुके थे, गलियां कीचड़ में बदल चुकी थीं, छप्परों से लगातार पानी टपक रहा था। ऐसे मौसम में जहां लोग घर से बाहर निकलने से डर रहे थे, वहीं अपने पुरानी लकड़ी के ठेले की पत्तियों से कीचड़ हटाते हुए धीरे धीरे चौराहे की तरफ बढ़ रहा था। उसका नाम था रामू। सुनिए जी, आज भी मत जाइए। 3 दिन से बारिश नहीं रुकी। कल भी आधे पकौड़े वापस आ गए थे। तेल बेसन सब खत्म होता जा रहा है। अगर मैं घर बैठ गया तो बारिश तो रुक जाएगी, लेकिन हमारे घर का चूल्हा नहीं जलेगा। मेहनत करने वाला मौसम नहीं देखता सीता, बस उम्मीद देखता है। रामू ने अपना पुराना गमछा सिर पर रखा, ठेले को दोनों हाथों से धक्का दिया और बारिश की तेज बूंदों के बीच चौराहे की ओर निकल पड़ा। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने भीगे हुए चूल्हे में बड़ी मुश्किल से आग जलाई। कुछ सूखी लकड़ियां बची थीं, उन्हीं के सहारे तेल गर्म हुआ। धीरे धीरे गर्म तेल में पहला पकौड़ा गिरा। छन! उसकी खुशबू बारिश की मिट्टी की महक के साथ मिलकर पूरे चौराहे में फैल गई। करीब आधे घंटे तक एक भी ग्राहक नहीं आया। रामू बस बारिश की तरफ देखता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। एक आदमी पूरा भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ ठेले के पास आकर रुका। भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया। गरम गरम पकौड़े मिल जाए तो जान में जान आ जाए। बैठ जाइए भैया, अभी निकालता हूँ। आज की पहली प्लेट आपके नाम। तिलक और मुंह में रखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। भैया, इतने स्वादिष्ट पकौड़े मैंने कभी नहीं खाए। भगवान करे तुम्हारा ठेला एक दिन दुकान बन जाए। रामू बस मुस्कुरा दिया। उसे दुआओं पर पैसों से ज्यादा भरोसा था। धीरे धीरे बारिश में फंसे कुछ और लोग भी आने लगे। किसी ने 2 प्लेट ली, किसी ने 4। शाम होते होते लगभग सारे पकौड़े बिक चुके थे। लेकिन अब शुरू हुआ वो काम जिसे देखकर पूरा गांव सालों से हैरान था। रामू ने तेल से 5 सबसे अच्छे पकौड़े निकाले, उन्हें बड़े प्यार से पत्तल में सजाया, ऊपर से हरी चटनी रखी, फिर पत्तल को कपड़े से ढक दिया। रामू भाई, रोज यही करते हो। ये आखिरी प्लेट आखिर किसके लिए होती है? कुछ सवालों के जवाब समय देता है, इंसान नहीं। इतना कहकर रामू ने ठेला समेटा और बारिश से भीगी अंधेरी गली की तरफ चल पड़ा। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सामने होटल की छत के नीचे खड़ा सेठ धनराज काफी देर से उसे देख रहा था। 3 दिन की बारिश में भी लोग इसके ठेले पर आ रहे हैं, और ये आखिरी प्लेट, यही इसकी असली ताकत है। रघु। जी मालिक। आज से
इस आदमी की परछाई बन जाओ। मुझे जानना है ये आखिरी प्लेट किसके लिए जाती है। उधर रामू कीचड़ से भरे रास्ते पर हाथ में आखिरी प्लेट लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बारिश पहले से और तेज हो चुकी थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। रामू रुक गया। रामू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे ये एहसास बार बार हो रहा था कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। उसे नहीं पता था कि ये सिर्फ उसका वहम नहीं था, बल्कि सचमुच कोई उसके पीछे पीछे चल रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। कच्ची सड़क पर पानी बह रहा था। चारों तरफ सिर्फ मेंढकों की आवाज और बारिश की बूंदों की टप टप सुनाई दे रही थी। रामू ने आखिरी प्लेट को अपने गमछे से ढक लिया ताकि पकौड़े ठंडे ना हो जाएं। दूसरी तरफ एक पेड़ के पीछे रघु छिपा खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उसकी नजर सिर्फ रामू पर थी। आज चाहे पूरी रात लग जाए कि मैं पता लगा कर ही रहूंगा आखिर ये आखिरी प्लेट किसके लिए होती है। रामू धीरे धीरे गांव की आखिरी गली की ओर बढ़ने लगा। अचानक उसे सामने से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। रामू तुरंत उस आवाज की तरफ दौड़ा। एक टूटी हुई झोपड़ी के बाहर लगभग 7 साल का एक छोटा बच्चा बैठा था। उसकी माँ उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। बस बेटा, थोड़ा और इंतज़ार कर। तेरे पिताजी मजदूरी से आएंगे तो खाना बनाऊंगी। रामू कुछ पल चुप खड़ा रहा। उसने अपने हाथ में पकड़ी आखिरी प्लेट की तरफ देखा, फिर उस बच्चे की तरफ। अब देखता हूं ये क्या करता है। रामू धीरे से बच्चे के पास गया। उसने पत्तल खोली और उसमें से 2 पकौड़े निकालकर बच्चे के हाथ में रख दिए। पहले बेटा ये खा लो, भूख किसी का इंतजार नहीं करती। नहीं नहीं भाई, मेरे पास पैसे नहीं है। आज पैसे की बात मत कीजिए बहन, जब भगवान देगा तब दे देना, और अगर कभी ना दे पाओ तो किसी और भूखे को खिला देना। बच्चा गरम पकौड़े खाते ही मुस्कुरा उठा। उसकी मुस्कान देखकर रामू के चेहरे पर भी सुकून आ गया। लेकिन अब पत्तल में सिर्फ 3 पकौड़े बचे थे। रघु हैरान था। अगर यही आखिरी प्लेट थी तो इसने इसमें से 2 पकौड़े दे क्यों दिए। रामू बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। करीब 5 मिनट बाद वो गांव के किनारे बने एक पुराने मिट्टी के घर के सामने पहुंचा। घर की छत जगह जगह से टपक रही थी। अंदर एक छोटी सी लालटेन जल रही थी। रामू ने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। पहले उसने अपने गीले पैर बाहर ही धोए, फिर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से अंदर चला गया। ये तो किसी मंदिर में जाने जैसा सम्मान कर रहा है। रघु धीरे धीरे खिड़की के पास पहुंचा। उसने अंदर झांका और जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें फैल गईं। अंदर करीब 70 साल के एक बूढ़े व्यक्ति चारपाई पर बैठे थे। रामू ने सबसे पहले उनके पैर छुए, फिर बचे हुए 3 पकौड़े उनके सामने रख दिए। रामू, आज फिर रास्ते में किसी भूखे को खिला दिया ना? हाँ मास्टर जी, 2 पकौड़े कम हो गए, लेकिन उस बच्चे की मुस्कान देखकर पेट से पहले दिल भर गया। मास्टर जी की आंखें नम हो गईं। इसीलिए कहता हूँ बेटा, तेरी कमाई कभी कम नहीं होगी, क्योंकि तू पकौड़े नहीं, दुआएं बांटता है। रघु ये सब सुनकर बिल्कुल चुप हो गया।
उसे पहली बार लगा कि उसका मालिक शायद गलत सोच रहा है। लेकिन तभी मास्टर जी ने अपने तकिए के नीचे हाथ डाला और एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ छोटा सा बंडल बाहर निकाला। उन्होंने वो बंडल रामू के हाथ में देते हुए कहा, रामू, इसे अभी मत खोलना। जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा उसी दिन इसे खोलना। और याद रखना, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरे रामपुर गांव की अमानत है। पूरे रामपुर गांव की अमानत? मास्टर जी के ये शब्द रघु के कानों में बार बार गूंजने लगे। उसने पहली बार सोचा, आखिर इस छोटे से बंडल में ऐसा क्या हो सकता है जो पूरे गांव की किस्मत बदल दे। बारिश की बूंदें होटल की टीन की छत पर लगातार गिर रही थीं। सेठ धनराज कुर्सी पर बैठा बेचैनी से रघु का इंतजार कर रहा था। तभी रघु पूरी तरह भीगा हुआ होटल में दाखिल हुआ। बोल रघु, क्या पता चला? आखिर वो आखिरी प्लेट किसके लिए होती है? रघु कुछ पल चुप रहा। उसके सामने रामू का चेहरा घूम रहा था, भूखे बच्चे की मुस्कान और बूढ़े मास्टर जी की बातें। रामू कोई गलत आदमी नहीं है। वो हर रात एक बूढ़े मास्टर जी के लिए पकौड़े लेकर जाता है। रास्ते में अगर कोई भूखा मिल जाए तो उसी प्लेट में से उसे भी खिला देता है। सेठ कुछ पल चुप रहा, फिर जोर से हंस पड़ा। इतना भोला मत बन रघु। दुनिया में कोई बिना मतलब किसी की सेवा नहीं करता। कुछ तो राज है। रघु ने फिर कहा, मालिक, मास्टर जी ने उसे एक छोटा सा बंडल दिया है और कहा, ये पूरे रामपुर गांव की अमानत है। बस इतना सुनते ही सेठ की आंखों में लालच चमक उठा। समझ गया, यही है असली खेल। जरूर उस बंडल में जमीन के कागज होंगे या कोई छुपा हुआ खजाना। रघु ने तुरंत मना किया। नहीं मालिक, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। रामू बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदारी से कोई गरीब आदमी इतने लोगों का दिल नहीं जीतता। उसके पास कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो मेरे पास नहीं। बारिश लगातार हो रही थी। उधर रामू अपने छोटे से घर पहुंच चुका था। इतनी देर क्यों हो गई? देखिए, पूरे कपड़े भीग गए हैं। रास्ते में एक भूखा बच्चा मिल गया था। उसे पकौड़े खिलाने में देर हो गई। सीता मुस्कुरा दी। उसे अपने पति पर गर्व था। रात का खाना खाने के बाद रामू ने मास्टर जी का दिया हुआ कपड़े में लिपटा बंडल निकाला। उसने कुछ पल उसे देखा, लेकिन मास्टर जी की बात याद आ गई। इसे अभी मत खोलना। जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा उसी दिन इसे खोलना। और याद रखना, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं, पूरे रामपुर गांव की अमानत है। रामू ने बंडल वापस लकड़ी की पुरानी संदूक में रख दिया। उसे क्या पता था कि उसी समय उसके घर के बाहर एक परछाई खड़ी थी। वो कोई और नहीं, रघु था। लेकिन वो चोरी करने नहीं आया था। वो सिर्फ ये देखने आया था कि बंडल आखिर रखा कहाँ है। अचानक पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु घबरा गया। कौन? वो सेठ धनराज था। जगह देख ली? जी, लेकिन मालिक, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। सही और गलत की बातें गरीब लोग करते हैं। अमीर लोग सिर्फ मौका देखते हैं। कल रात वो बंडल मेरे हाथ में होना चाहिए। रघु का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक तरफ मालिक का आदेश, दूसरी तरफ रामू की इंसानियत। वो पूरी रात सो नहीं पाया।
अगली शाम बारिश पहले से भी ज्यादा भयानक थी। बिजलियां लगातार चमक रही थी। रामू हमेशा की तरह पकौड़ों की आखिरी प्लेट लेकर घर से निकला। तेज हवा चल रही थी। बारिश की बूंदें चेहरे पर सुइयों की तरह चुभ रही थी। लेकिन रामू हर रोज की तरह दोनों हाथों से आखिरी प्लेट को बचाते हुए धीरे धीरे मास्टर जी के घर की ओर बढ़ रहा था। उधर गांव की दूसरी गली में सेठ धनराज और रघु चुपचाप रामू के घर के पीछे पहुंचे। मालिक, अभी भी समय है, ये काम मत कीजिए। अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। आज वो बंडल मेरे हाथ में आएगा। सेठ ने धीरे से रामू के घर की खिड़की खोली। अंदर सीता और मुन्ना सो रही थी। लकड़ी की पुरानी संदूक कोने में रखी थी। सेठ धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने संदूक खोली और कुछ ही सेकंड में वो कपड़े में लिपटा हुआ बंडल उसके हाथ में था। आखिर मिल ही गया। उसी समय बाहर जोरदार बिजली चमकी और उसकी तेज रोशनी सीता की आंखों पर पड़ी। कौन है? सेठ और रघु दोनों भाग खड़े हुए। सीता बाहर निकली, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दिया। उधर रामू मास्टर जी के घर पहुंच चुका था। आज मास्टर जी की तबीयत पहले से ज्यादा खराब लग रही थी। मास्टर जी, आज आप बहुत कमजोर लग रहे हैं। बारिश की उम्र नहीं होती बेटा, और इंसान की भी नहीं। बस मुझे एक बात की चिंता है। किस बात की? उस बंडल की। वो बिल्कुल सुरक्षित है मास्टर जी। मैंने उसे संदूक में रख दिया है। मास्टर जी ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी पल वो बंडल उनके घर से बहुत दूर जा चुका था। दूसरी तरफ सेठ अपने होटल के पीछे वाले कमरे में पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया, टेबल पर लालटेन रखी और कांपते हाथों से बंडल खोलना शुरू किया। सेठ की सांसें तेज हो गईं। उसे उम्मीद थी कि अंदर सोना होगा या जमीन के कागज या कोई बड़ा खजाना, लेकिन जैसे ही कपड़ा खुला उसका चेहरा उतर गया। अंदर न सोना था, न पैसे, न कोई गुप्त मसाला, सिर्फ एक पुरानी डायरी और एक मोड़ा हुआ लिफाफा। बस इसके लिए मैंने इतना जोखिम उठाया? गुस्से में उसने लिफाफा खोल दिया। अंदर मास्टर जी की लिखी एक चिट्ठी थी। सेठ पढ़ने लगा और जैसे जैसे हर लाइन पढ़ता गया उसके चेहरे का रंग बदलता गया। अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो मैं इस दुनिया में नहीं। रामू, इस बंडल में कोई दौलत नहीं है। इसमें उन सभी गरीब बच्चों की सूची है जिनकी पढ़ाई का खर्च मैंने अपनी पेंशन से उठाया। और ये डायरी उन लोगों की है जिन्होंने चुपचाप उनकी मदद की। अब ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूं। किसी बच्चे की पढ़ाई सिर्फ पैसों की कमी से कभी मत रुकने देना। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते सेठ की आंखें भर आई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसने जिस चीज को खजाना समझा वो तो इंसानियत की विरासत थी। उसी समय होटल का दरवाजा जोर से खुला। भीगे हुए कपड़ों में रामू अंदर खड़ा था। उसकी नजर सीधे उसी डायरी पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और कमरे में ऐसा सन्नाटा छा गया जिसे सिर्फ बाहर गिरती बारिश की आवाज तोड़ रही थी।
अब फैसला होना था। क्या सेठ अपना अपराध स्वीकार करेगा या एक और झूठ बोलकर रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। होटल के छोटे से कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। बाहर बारिश की तेज आवाज और अंदर रामू और सेठ धनराज आमने सामने खड़े थे। टेबल पर वही पुरानी डायरी और मास्टर जी की चिट्ठी रखी थी। सेठ जी, अगर आपको ये चाहिए था तो एक बार मुझसे मांग लेते, मैं बिना सोचे आपको दे देता। लेकिन चोरी क्यों की? रामू, मैंने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, लेकिन भरोसा कभी नहीं कमा पाया। मुझे लगा हर कामयाबी के पीछे कोई राज होता है। आज समझ आया, तेरी सबसे बड़ी ताकत तेरी अच्छाई है। इतने में होटल के बाहर गांव वाले भी इकट्ठा होने लगे। सीता, रघु और मास्टर जी भी 2 लोगों के सहारे वहां पहुंच गए। सेठ जी, उस डायरी को खोलिए, आज पूरा गांव सच्चाई जाने। सेठ ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, जिस बच्चे की पढ़ाई पैसे की कमी से रुक जाए, समझो पूरे समाज की हार है। इसके बाद एक एक नाम लिखा था, रामपुर गांव के उन गरीब बच्चों का, जो आज कोई शिक्षक था, कोई डॉक्टर, कोई सेना में तो कोई इंजीनियर। हर नाम के सामने एक ही बात लिखी थी, फीस भरवाई गई, गुप्त दान। पूरा गांव हैरान था। किसी को नहीं पता था कि मास्टर जी अपनी छोटी सी पेंशन से इतने बच्चों की जिंदगी बदल रहे थे। और जानते हो इन आखिरी 5 पकौड़ों का राज क्या था? सभी की नजरें मास्टर जी पर टिक गईं। जब रामू छोटा था, एक दिन बारिश में वो भूखा स्कूल आया था। मेरे टिफिन में सिर्फ 5 पकौड़े थे। मैंने वो 5 पकौड़े उसे खिला दिए। उस दिन उसने मुझसे एक वादा किया था। मैंने कहा था, जिस दिन कमाने लगूंगा, हर बारिश में आपके लिए आखिरी 5 पकौड़े जरूर लाऊंगा, ताकि मुझे कभी वो दिन ना भूले जब आपने मुझे भूखा नहीं सोने दिया था। सेठ धनराज धीरे धीरे रामू के पास आया। उसने सबके सामने रामू के पैर छू लिए। आज से तुम गरीब नहीं, इस गांव के सबसे अमीर इंसान हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो दौलत है जो मेरे करोड़ों रुपयों में भी नहीं। गलती इंसान से होती है सेठ जी, लेकिन उसे मान लेना बहुत बड़े इंसान की पहचान होती है। उसी समय 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश धीरे धीरे रुक गई। सूरज की पहली किरण निकली। वो सीधी रामू के ठेले पर जाकर पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान भी उसकी ईमानदारी को सलाम कर रहे हों। कुछ महीनों बाद रामपुर गांव का वही छोटा सा ठेला एक सुंदर पक्की दुकान बन चुका था। लेकिन दुकान के बाहर आज भी एक लकड़ी का छोटा सा बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, अगर कोई भूखा हो और उसके पास पैसे ना हो तो वो यहाँ सम्मान के साथ खाना खा सकता है। उस बोर्ड के नीचे हर शाम 5 गरम पकौड़े अलग रखे जाते थे। का इंसान को बड़ा नहीं बनाता। जिसने मुश्किल समय में आपका साथ दिया हो उसे कभी मत भूलिए। और याद रखिए, इंसानियत से कमाई हुई इज्जत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है।